होंगे। और यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी से आ जाइए। थोड़ा सा क्लास लेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द एक मीटिंग थी उसके कारण, है ना। तो जी सभी को क्लास दिख रही होगी बढ़िया से। आदिकाल पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे चीजों को लेकर। हिंदी साहित्य के बारे में कल हमने चर्चा करी, और न केवल साहित्य बल्कि पूरी तरीके से न केवल हिंदी साहित्य बल्कि पूरी तरीके से साहित्य के बारे में हमने चर्चा करी। साहित्य, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया, साहित्य का मतलब होता है साथ साथ। और कौन दो जने साथ साथ होंगे इसमें? तो इसमें शब्द एवं अर्थ, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों साथ साथ होंगे। शब्द और अर्थ साथ साथ होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसा होगा जो शब्द को सार्थकता प्रदान करे। ठीक है, और सार्थकता प्रदान करे, ये क्यों सार्थकता प्रदान करे? क्योंकि यहां पर इन दोनों से ही जो हमारे रचनाकार महोदय हैं, जिन्होंने भी कोई भी रचना लिखी है, उस रचनाकार को अपनी भावनाओं यानी कि उसकी फीलिंग्स, उसके आदर्श यानी कि उसके जो भी आइडियल्स रहे होंगे, आदर्शों, भावनाओं, अपनी भावनाओं, अपने आदर्शों और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये बिल्कुल कंक्लूड कर दिया, प्लीज रिपीट कर दें। हाँ बिल्कुल, ये पहली ही स्लाइड है। यहाँ पर मैंने बताया कि हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में साथ साथ होना बेहद आवश्यक है। और किन चीजों का साथ होना है? तो शब्दों का अर्थों के साथ होना है। यानी कि ऐसा कोई शब्द प्रयोग ना कर दें जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका कोई सेंस है, जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। ऐसे किसी भी शब्द का प्रदर्शन साहित्य के अंतर्गत नहीं होता। और साहित्य क्या है? साहित्य अभिव्यक्ति है विचारों की, आदर्शों की। रितु चौधरी इंतजार करवाती हूँ भाई, मीटिंग चल रही थी, वो आप ही लोगों के लिए होती है मीटिंग्स। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो आप ही लोगों के लिए होती है। क्या जैसे प्लस माइनस हो रही है, किस तरीके से चीजों की डिलीवरी करनी है, कैसे सुपर नोट्स हट गया सार्थक से, वो चीजें कब तक हम डलवा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट बीच में है, क्या विषय होने चाहिए, वो सारी चीजें। और कुछ नहीं, मेरा कोई उद्देश्य, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे इंतजार करवाऊं। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है खुद की इतनी चीजें। ठीक है, रचनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने आदर्शों को, अपनी विचारधाराओं को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहां पर इनको, भाई देखो अभी बहुत ज्यादा कमेंट मत करो, पढ़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, इनको भी व्यक्त कर। यहाँ पर अगर हम बात करें साहित्य लेखन की, या अगर हम बात करें इस साहित्य को आगे बढ़ाने की, तो इसमें कई सारी चीजें आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगी। जैसे मैं अगर आपसे बात करती हूं कि ये साहित्य लेखन अलग अलग फेजेस में हुआ, और इस साहित्य लेखन के जो समय चले, उनमें लेकर कई विचारकों में, कई साहित्यकारों में बड़ा मतभेद है। वो कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। यानी कि साहित्य लेखन की परंपरा, पहली बात तो साहित्य लेखन की परंपरा में क्या चीजें आ जाएंगी? यानी कि जो चीजें अब तक ओरली बोली, क्योंकि भाई लेखन का भी तो एक काल चला ना,
पहले तो चीजों को लिख ही नहीं पा रहे थे, पहले तो चीजों को लिख ही नहीं पा रहे थे, पहले तो चीजों को ओरली या मौखिक बता देते थे, क्योंकि कोई भी चीज पहले तो भाषा आई, पहले तो भाषा का विकास हुआ, और इस भाषा में कई प्रकार की कई सारी भाषाओं का विकास हुआ। जैसे आप कहें कि व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली जो भी डायलेक्ट है, जो भी चीज है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको लैंग्वेज कहा जाएगा या फिर भाषा कहा जाएगा। और इस भाषा के विकास में भी कई क्रम लगे, यानी कि इसमें भी कई चरणों में यह विकसित हुई, चरणों में इसका विकास हुआ, कई चरणों में इसका विकास होता है। और उसके बाद में कई चरणों में साहित्य को लिखा जाता है। और क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके क्या क्या चरण हुए और क्या क्या सामाजिक परिस्थितियां थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब भी साहित्य आएगा तो साहित्य किसका रिफ्लेक्शन है? तो समाज का दर्पण है। और इस समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही होंगी, इन समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही होंगी जिन परिस्थितियों के रिफ्लेक्शन कहां पर पड़ेंगे? साहित्य पर पड़ेंगे। और ये कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? तो ये सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं, ये परिस्थितियां कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक हो सकती है, ये परिस्थितियां आर्थिक हो सकती हैं, और ये परिस्थितियां राजनीतिक भी हो सकती है। राइट, यानी कि साहित्य समाज का दर्पण है और समाज में कई जगहों पर इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, यहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों के आधार पर हमारा साहित्य लिखा जाता है। अब समाज में किस तरीके की परिस्थितियां होंगी? फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर जब कालों को बांटेंगे तो वहां पर देखेंगे, जैसे आप देखें इस्लाम के आगमन के बाद अलग साहित्य लिखा गया होगा। आप यहाँ पर देखेंगे नाथों एवं सिद्धों के प्रभाव जब साहित्य पर पड़े, इनका अलग होगा। जब जैनों के प्रभाव के बाद में अलग प्रकार का साहित्य होगा। यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजी शासन काल में अलग साहित्य होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक विषमता। कौन सी सामाजिक विषमता? किस सामाजिक विषमता की मैं बात कर रही हूँ? यानी सामाजिक विषमता में आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति जब खराब होगी तो अलग टाइप का ये लिखा जाएगा। महिलाओं में यहाँ पर आप देखेंगे जो लड़कियां हैं, मान लिया उनकी कम उम्र में शादी कर दी गई है, मान लिया उनको छोटे बचपन में ही उनको मार दिया गया है, उनका साहित्य अलग होगा। महिलाओं के ऊपर मान लिया कि विवाह आदि का जो चीजें हैं उनके आधार पर यहाँ पर अलग तरीके का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं उनकी अलग वो है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अंग्रेजों के द्वारा शोषण हो रहा है, जो दमन हो रहा है, उसका अलग साहित्य होगा। यहाँ पर आप आर्थिक कारणों में देख सकते हैं कि जब गरीबी किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा मजबूर कर देगी, लाचार कर देगी, बेबस कर देगी। यहाँ पर आप अकाल के बाद जैसी कविताओं को देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सांस्कृतिक, यानी कि जब हमें ये लगा कि इस्लाम धर्म आ गया है, हमारी संस्कृति खतरे में है, जब हमें ये लगा कि अंग्रेज आ गए हैं, हमारी संस्कृति खतरे में है, तो यहाँ पर जो संस्कृति को बचाने की जो बेचैनी थी, वो बचाने की बेचैनी जो थी, उस बेचैनी में अलग तरीके का साहित्य लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजनीतिक गतिविधियों में जब अंग्रेजी हुकूमत आई, उस समय किस तरीके से हा भारत माता तेरी क्या दशा, यहाँ पर हमारे जो है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सामूहिक रुदन की कल्पना करते हैं। हमारे यहाँ पर आकर के जो मैथिली शरण गुप्त है, जो तमाम तरीके के राष्ट्र कवि हैं, वो आकर के अलग तरीके की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई तरीके की जो बदलाव की भावना है कि हमारे देश में ये होना चाहिए और ये औपनिवेशिक शासन यहाँ से जाना चाहिए, तो उस दौरान ये आकर के अलग तरीके की यहाँ पर बातें करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारी चीजें नहीं बदल पा रही हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन मूल्यों के लिए हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ा कि हमें यहाँ पर आजादी चाहिए, आजादी के साथ में हमें बराबरी चाहिए, बराबरी के साथ में हमें तमाम वो चीजें चाहिए जो मानव मूल्यों को बड़ा बनाती है, तो अगर वो चीजें नहीं बन पा रही है तो फिर हम यहाँ पर सामूहिक रुदन करेंगे। तो जेपी नारायण आते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो वहां पर वापस से वही चीजें आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन आया, जब यहाँ पर वैश्वीकरण आया, तो अलग तरीके के साहित्य लिखे जाने लगे। जब लड़की को यानी कि विमेन को जब अंडर प्रिविलेज समझा गया, तो अलग तरीके के साहित्य आए। यहीं पर फेमिनिज्म का उद्भव होता है, नारीवाद का उद्भव होता है, नारीवाद की संकल्पनाएं चलने लगी। यहीं पर आप देखेंगे दलित भाई बहनों को जब बुरी तरीके से कुचला गया, दबाया गया, तो दलित विरोधी आंदोलन हुए। तो यहाँ पर दलित विरोधी आंदोलनों में उस तरीके की चेतना का प्रसार हुआ। जब यहाँ पर जो जनजाति है, जब उनको जंगलों से हटाया गया और उनको गिना भी नहीं गया कई जगह जनगणनाओं में, तो अलग प्रकार की चेतना ने जन्म लिया और जनजाति आंदोलन हुए और जनजातीय स्तर पर कई सारे साहित्य को लिखा गया। जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके की जो चीजें हैं मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। अब मैं आपके कमेंट ले लूंगी 1 से 2 मिनट, मुझे बताएं यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ जी, अब अपने समाज ये पूछ सकते हैं आप कौन है, बात करनी है, बाद में करना बात। हाँ जी, बाद में करना बात। फिलहाल यहाँ पर अभी अगर कोई सवाल है आपका वो पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सामाजिक में आप देख लीजिए, सामाजिक में कौन कौन सी चीजें हो सकती है। सामाजिक में हो सकती है आपकी परिवारों में जिस तरीके की चिंताएं हुई, हमारे समाज में जिस तरीके के परिवर्तन हुए और नकारात्मक हुए, या फिर इस तरीके के परिवर्तन से तलाक होने लगे। जैसे मनोविज्ञान की आप यहाँ पर चीजें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो है यौन इच्छाओं की तृप्ति के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने यौन इच्छाओं की तृप्ति के लिए अलग प्रकार के कामों को करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको साहित्य में बताई जाती है। हाँ जी, किस किस को समझ नहीं आ रही वो बताएं। अनामिका, सेकंड पॉइंट मतलब सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक का मतलब है कि जब भारतीयों को ये लगा, क्योंकि इस्लाम का जब आगमन होता है तो हमारी भाषा पर, वो तो बाद में ना हिंदुस्तानी शैली आई कि उर्दू प्लस हिंदी को मिलाकर के एक नई हिंदुस्तानी शैली बनाई गई। ठीक है, जब हमें ये लगा हमारी भाषा पर कोई किसी तरीके का, ठीक है, कोई कुप्रभाव ना पड़ जाए, ठीक है, हमारी भाषा पर कोई कुप्रभाव ना पड़ जाए, तो उस कुप्रभाव से बचाने के लिए हमने अपनी संस्कृति को, तभी तो हमारे दयानंद जी क्या कहते हैं, वेदों की ओर लौटो, वैदिक संस्कृति को अपनाओ, वेदों का स्लोगन करो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, अपने घरों में सभी लोग यज्ञोपवीत पहनो, महिला पुरुष ये वो जाति प्रथा, ये तमाम चीजें क्यों कही जा रही। वेदों की ओर लौटो का मतलब हम पहले कौन थे, हम पहले वो थे जो वैदिक संस्कृति में बिलीव करते थे। आज हम उस वैदिक संस्कृति को छोड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अपनी क्वेरीज ले रहे हैं। मैम, इस्लाम से पहले साहित्य नहीं बिल्कुल लिखा जाता था। मैम, आज तो मेरी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा, कोई बात नहीं। रितु, ये तो 2 बालक हैं, आदर्श और फौजी जी, ये पता नहीं क्या करके मानेंगे आज। ठीक है, और बताओ, नाथो सिद्धो, ये सब चीजें पढ़ाएंगे, नाथो सिद्धो बताएंगे बच्चे। अनामिका, नाथो और सिद्धों का प्रभाव हमारी इस पे देखा जाता है, जो
भारतीय ये है साहित्य है जो इस पे देखा जाता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इतना माने कि कोई दो प्रवृत्ति के लोग आए, जैसे उसमें आता है ना वो कि शैव मत, वैष्णव मत, ये सब के प्रभाव साहित्य पर देखे गए। किस प्रकार से देखे गए वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। चीजों को समझते समझते ही आप समझेंगे। और कोई ऐसा बालक जो ये कह रहा है कि मेरी पहली क्लास वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। खुद से भी आपको एफर्ट लगाने, खुद से भी पढ़ाई शुरू करनी है। तो यहाँ पर जो आदिकाल की सामाजिक प्रवृत्ति बनी, सबसे पहले हम देख लेते हैं आदिकाल को जो समय माना जाता है वो माना जाता है, कई जगह आप देखोगे 1000 से 1300 माना जाएगा, अब कहीं पर 1000 से 1350, कई 1000 से 1400। तो इसका जो एक सर्वमान्य कालखंड है वो मैं आपको लिखवा दूंगी। अभी के लिए जो आदिकाल में, आदि यानी कि जो सबसे पहला काल था उसको आदिकाल कहा। आदिकाल के नामकरण के पीछे क्या मत दिया जाता है, ये दिया जाता है कि आदि मतलब, आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है, आदिकाल। अब इसी में वीरगाथा काल आदि भी इसको कहा जाता है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं आदिकाल। और अभी के लिए इतना मान के चले, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बताया कि 1000 से 1400 है, इसी में रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ और बताया, इसी में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका वर्गीकरण करने लगे तो कुछ और बताया। तो यहाँ पर कई मतभेद माने जाते हैं। आप अभी आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि का हम लोग पता लगाएंगे कि क्या उस समय पर सामाजिक यानी सोशल क्या चीजें परिवर्तन हो रहे थे। तो आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि का आप लोग यहाँ पर लिखिए चित्र। आदिकाल में किस तरीके का साहित्य लिखा गया होगा उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां इस समय पर चल रही थी। तो लिखे कि इस समय के समाज में, इस समय के समाज में कई परस्पर विरोधी, कई परस्पर विरोधी विचारधाराओं ने समाज को जकड़ा। क्या था आदिकाल, क्या है, सबसे प्रारंभ का काल है, सबसे शुरू का काल है, यानी आदि प्लस काल। अब काल माने होता है समय, समय, और आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक यानी कि सबसे शुरू का, सबसे शुरू का, ठीक है। तो इसलिए सबसे शुरू के काल को क्या कह दिया, सबसे शुरू के काल को कह दिया शास्त्र। क्या होता है शास्त्र नहीं पता, ठीक है। शास्त्र एक होता है शस्त्र और एक होता है शास्त्र, दोनों में अंतर है। शास्त्र कहते हैं विद्या, ठीक है, शास्त्र कहते हैं पुस्तकों, शास्त्र कहते हैं ज्ञान के भंडार को, ठीक है जी। और ये सब चीजें यूपीएससी की क्लास में तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको ना पता हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि सामाजिक पृष्ठभूमि क्या बन रही है आदिकाल। आदिकाल वो काल है जहां पर, और कोई भी ये ना सोचे कि रात को सोए तो आदिकाल था और सुबह उठे तो भक्ति काल आ गया, रीति काल आ गया, आधुनिक काल आ गया, ऐसा नहीं है। दीज आर द टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा एक फिनोमिना होता है जहां पर प्रवृत्तियों का बदलना, प्रवृत्तियों का बिगड़ना, प्रवृत्तियों का दूसरी प्रवृत्तियों को उनकी जगह धारण करना, ये सब चलते रहता है। ये सब क्या है, ये सब चलते रहता है, ठीक है। लिखे लिखे यहां पर अगर हम बात करें तो 1000वीं जो सन है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिखे कि हर्षवर्धन राजा, सभी ने सुने हैं, बताए किस वंश के राजा थे। हर्षवर्धन के बाद किसी राजा ने या किसी शासक ने, किसी शासक ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की थी।
हर्षवर्धन के बाद अभी तक भी किसी भी व्यक्ति ने ये सब चेंज की 10 को पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। हाँ, कई वर्ड्स नहीं जानते क्या कह रहे हैं ऋतु, आप क्या कह रहे हैं? ये सब चेंज की 10 को दर्शाता है, मतलब कई वर्ड्स जानते हैं बट कोई पूछता है तो बता नहीं पाते। मैम बुक तो पढ़ना कैसे है बता दीजिए। बुक को कैसे पढ़ना है? बुक की तरह पढ़ना है बुक की तरह पढ़ना है। कौन सी बुक है आपके पास? इफ यू परचेज नरेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, तो उसको पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर दीजिए और जहां पर भी आपका इतिहास है साहित्य का वहां पर पढ़ने की कोशिश करिए उसको। जो भी बुक्स होती है ये एक्चुअली गाइड्स है ना, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद करती है ना। और अगर आपको ओवरऑल समझ के लिए चीजें पढ़िए, इग्नू भी आप ले सकते हैं, इग्नू डाउनलोड भी कर सकते हैं और काफी डिस्क्रिप्टिव होता है और बाकी समझने के लिए लेक्चर्स है आपके, है ना जी। कहां से कैसे समझा जाए, धीरे धीरे समय देखो, समय देते देते आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है, ओके। चलिए, हर्षवर्धन की बात हम यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करें। अगर मैं आज कहूँ कि 2022 में कैसा साहित्य होना चाहिए तो आप क्या कहोगे? 2022 में कैसा साहित्य होना चाहिए? लड़कियां आज भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रही, सेफ नहीं है। साहित्य में उनकी बात करनी चाहिए कि हम केवल 8 मार्च को झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि भारत माता की जय और हैप्पी वीमेंस डे। तो क्या ये होना चाहिए? नहीं। 364 दिन कहाँ जाते हो 8 मार्च के अलावे? और ऐसा नहीं 8 मार्च के दिन उनके ऊपर कोई शोषण नहीं होता होगा, कोई रेप बलात्कार इस देश में नहीं होता होगा। तो उस पर हमें बात करनी है। हमें बात करनी है भ्रष्टाचार पे। कैसे साहित्य होगा? भ्रष्टाचारी साहित्य होगा। कहाँ, मतलब टकार भी नहीं लेते, इतना पैसा नगाड़ जाते, सरकारी फंड को नगाड़ जाते। भ्रष्टाचार आज का मुद्दा है क्या? आज का मुद्दा रीतिकाल टाइप है कि बैठ के मतलब प्रशंसा की जाए शासकों की? क्या आज का मुद्दा भक्तिकाल टाइप है कि बैठ के बस ईश्वर भजन मोक्ष प्राप्ति एंड ऑल? तो ये चीजें बदलती हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ये चीजें क्या होती है? ये बदलती है जैसे जैसे सोसाइटी बदलते रहती है, ठीक है, ओके। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि इस समय में या इस काल में साहित्यिक रचनाएं अपभ्रंश, संस्कृत, पहला काल है ना, संस्कृत अपभ्रंश भाषाओं में हो रही थी, भाषाओं में हो रही थी। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें संस्कृत की रचनाओं को हमें नहीं पढ़ना। संस्कृत यू नो वेरी वेल दैट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। यह कई भाषाओं की जननी है, माता है, इसी से बहुत सारी भाषाएं बनी। होता क्या है, आप जब देखोगे कि एक समय ऐसा होता था, यहाँ पर समझे भाषा का गेम थोड़ा सा, कि 2 तरीके के वर्गों को देखा गया शुरू से ही। एक ये उच्च या उत्कृष्ट वर्ग होते थे, उत्कृष्ट वर्ग। अब इन उत्कृष्ट वर्गों की एक भाषा होती थी, उत्कृष्ट वर्गों की भाषा भी कैसी होती थी? ये भाषा भी उच्च या उत्कृष्ट टाइप की होती थी। अब इस उत्कृष्ट भाषा के नीचे जो निम्न वर्ग रहते थे, इन निम्न वर्गों को इस भाषा को सुनने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो हमारी स्ट्रक्चर थी वो कैसे थी? वो ऐसे थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, फिर यहाँ पर वैश्य होंगे, और फिर यहाँ पर क्षत्रिय होंगे, और फिर यहाँ पर आपके वैश्य होंगे, और फिर यहाँ पर कौन होंगे? तो शूद्र होंगे, ठीक है। अब ये जो शूद्र है, ये शूद्र संस्कृत भाषा को नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि इन्हें संस्कृत भाषा में शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं था? अगर ये शूद्र जो है संस्कृत भाषा में शिक्षा लेंगे
तो ये यहाँ पर बने हुए जो राजा हैं या जो भी संदेश आ रहे हैं जनता के प्रति, तो ये उन संदेशों को पढ़ने और समझने के लायक बन जाएंगे, जो कि किसी भी उच्च वर्ग को सहन नहीं होगा। इसलिए कहा जाता था कि यदि कोई ब्राह्मण यदि कोई शूद्र कहीं पर मंत्रोच्चारण सुनता हुआ नजर आए तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। ठीक है, तो पढ़ा बी आर अम्बेडकर ने, ही वॉन्ट टू चेंज सोसाइटी। उन्होंने कहा ऐसा क्या लिखा है इसमें, देखते हैं थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है, पढ़ा। तो यहां पर जब कोई उत्कृष्ट भाषा होगी तो उत्कृष्ट भाषा केवल उत्कृष्ट वर्गों के लिए होगी, और जब वो दूसरे नीचे वाले लोग भी सीखने लग जाएंगे उस भाषा को, तो उसमें फिर बढ़िया बढ़िया ग्रंथों का लिखना बंद कर दिया जाएगा। यही होता था। तो इसीलिए आप देखोगे, इसीलिए गौतम बुद्धा ने जो उपदेश दिए वो किसमें दिए, पाली में। क्यों दिए पाली में, क्योंकि पाली आम जन की भाषा है। किसकी भाषा है, आम जन की भाषा है हमारी पाली। आम जन की भाषा होने के साथ साथ ही यह बहुत सारे ऐसे मतलब सभी लोगों के द्वारा इसको समझा जाता है, इसको समझा जाता है। बच्चे यहाँ पर जो ये है वैराग्य वाले बालक, वैराग्य होता है सारे संसार से विरक्त हो जाना। दूसरी बात, मैं यहाँ पर अभी वैराग्य शब्द का मैंने जिक्र भी नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से शब्दावलियों के लिए इस क्लास को लेते हैं तो कृपया करके मुझे पर्सनल पे भेज दीजिए चीजें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं शब्दों के आपको अर्थ बताने लगूंगी और वो भी जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ उसका, तो थोड़ा सा मेरे लिए लंबा हो जाएगा क्लास, साल 2 साल चलेगा फिर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आम जन की भाषा थी पाली, उसी में इन्होंने अपने उपदेशों को दिया ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। ठीक है, दैट वाज द रीजन। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस चीज को, हमने कहा कि इस काल में साहित्यिक रचनाएं किसमें, संस्कृत में, अपभ्रंश भाषाओं में हो रही थी। और एक चीज और लिखेंगे यहीं पर, तथा साथ ही अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ते हुए, इसको लिखेंगे अपभ्रंश के केंचुल। अपभ्रंश का केंचुल क्या होता है, जिस तरीके से सांप अपनी जो केंचुली होती है उसको छोड़ करके नई स्किन को धारण करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपकी उंगलियों की स्किन कई बार निकल रही होती है, यानी कि वो नई स्किन को धारण करने वाली है। तो उसी तरीके से अपभ्रंश अपने केंचुल को छोड़ते हुए हिंदी भाषा को अपना रही थी। ठीक, तथा साथ ही अपभ्रंश अपने केंचुल, ऐसा लिखे, अपने केंचुल को उतार कर हिंदी भाषा को अपना रही। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, केंचुल को उतार करके साथ ही साथ अपभ्रंश भी अपने केंचुल को उतार करके हिंदी भाषा को अपना। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, खबर बताएं यहाँ तक की चीजें। बताएं। अच्छा, वांग्मय पूछ रहे हो, फौजी पीसीएम भाई दूर से वैराग्य दिखा था। वांग्मय कहते हैं एक तरीके के जो आपके पास में अवेलेबल है चीजें, जैसे वहां से तो मुझे वैराग्य ही दिख रहा था। ठीक है, चलिए। हाँ जी, जैसे संस्कृत वांग्मय होता है आपका, क्या होता है, संस्कृत वांग्मय होता है, लिख लिया ये सारी चीजें। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके के कलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक तरीके की कलेक्शन की बात हो रही है। हाँ जी,
ठीक है, किसकी बात हो रही है? साहित्य की। जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है आपका, ये संस्कृत वाङ्मय है। हाँ, क्लियर है? बिल्कुल। मेरा एक प्रॉब्लम है आदित्य, बाद में बताना थोड़ा सा, आज पहली क्लास है। ओके, थोड़ी देर में बताना आप, ठीक है? अभी थोड़ा सा चीजों को कर लेते हैं, आप मुझे 5-7 मिनट का समय दीजिए, पहले इसको थोड़ा कर ले, आप लिख के रखना उसमें। ओके जी, चलिए, यहां तक की चीजें हो गई, लिख लिया? लिखे आगे। आदिकाल को एक संधि काल भी कहा जा सकता है, लिखे, आदिकाल को एक संधि काल कहा जा सकता है। क्योंकि क्योंकि इस काल में कई प्रकार की इस काल में कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। धार्मिक, कौन से धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे? तो यहीं पर हम जानेंगे कि यहीं पर कई प्रकार की साधनाएं प्रचलित हो रही थी। कौन सी साधनाएं? यहीं पर आपकी सिद्ध, नाथ, जैन, बौद्ध, ये सारे की सारी साधनाएं यहाँ पर आ रही थी। तो जब ये साधनाएं आएंगी, जैसे हठ योग आएगा, जैसे समाधि योग आएगा, जैसे सहज योग आएगा, तो भक्ति की ये जो प्रवृत्तियां हैं, हालांकि भक्ति काल आपका बाद में आएगा, भक्ति की इन प्रवृत्तियों के चलते यहां पर साहित्य में भी उसका परिवर्तन दिखना शुरू हो गया। यहां पर आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। नाथ, जैन, सिद्ध आदि कई साधनाओं के प्रचलन के कारण आदिकाल का साहित्य परिवर्तित हुआ। ठीक है, ठीक है। आदिकाल का साहित्य क्या है? परिवर्तित हो रहा था। अगर आप नीचे आ जाना, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हो रहे थे, नोट कर रहे हो जी? आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, बिल्कुल अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। अपभ्रंश में ही उससे पहले लिखे जा रहे थे, उससे पहले संस्कृत में साहित्य था, उससे पहले अपभ्रंश में साहित्य था। जब हम यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति देखेंगे और भाषा के विकास को पढ़ेंगे भाषा विज्ञान में, तब हम वहां पर देखेंगे किस तरीके से संस्कृत से अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, पाली, प्राकृत ऑल्सो, ठीक है? तो कैसे कैसे उद्विकास हुआ है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है हिंदी भाषा, जिसको आज हम बोलते हैं, ठीक है? तो इससे पहले का जो साहित्य है वो उन्हीं भाषाओं में था, ठीक है? मैंने कहा ना कि अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी यहाँ पर
नजर आ रही थी। पर ये एक संधि काल है, संधि काल कहा जाता है जहां पर दो तीन चीजों का मिलन हो रहा है, और दो तीन चीजों का मिलन यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आदिकाल के साहित्य में जैन, सिद्ध, नाथ, इन सब का भी बहुत प्रचार किया गया, और साहित्य भी उस प्रचार के कारण क्या हुआ, ये तो चीज क्लियर है आपको कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जैसे जैसे प्रचार हो रहा है, जैसे जैसे चीजें बदल रही, वैसे वैसे यहाँ पर ये चीजें भी बदली जाएंगी। ठीक है, लिखिए आगे कि समाज में वैष्णव मत, अब वैष्णव मत तो आप लोग को पता ही होगा, मेरी अपेक्षा है कि पता हो। जो लोग विष्णु भगवान की एग्जिस्टेंस में और विष्णु भगवान में अपने विश्वास को दिखाते हैं, उन्हें वैष्णव मत कहा जाता है। तो समाज में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार कम था, कम प्रचार प्रसार कम होने के फलस्वरूप, कम होने के फलस्वरूप वैष्णव मतावलंबी, वैष्णव मतावलंबी वैष्णव मतावलंबी संख्या में कम थे, यानी कि इस मत का आलंबन करने वाले व्यक्ति संख्या में कम थे। अतः वैष्णव धर्म का साहित्य पर प्रचार प्रसार नहीं, साहित्य पर प्रभाव कम देखा गया, प्रभाव कम देखा गया। ठीक है, जैसा होगा वैसा ही साहित्य आएगा, जैसे लोग होंगे, जिस धर्म के होंगे वैसा ही आएगा। लिखे लिखे आगे, इस समय तक, और वो बच्चा जो जिसका सवाल था, क्या नाम था आपका भाई? आदित्य, अपना सवाल पूछे, क्या आपका सवाल था? ठीक है, पूछे। इस समय में या इस काल में या आदि काल में या इस समय में, ये लिखे, इस समय तक भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था, परंतु इस्लाम का आगमन हो चुका है, परंतु साहित्य पर उसका प्रभाव परंतु साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव आदिकाल के अंतिम चरण में देखा गया। लिख लो, तब तक मैं आदित्य का सवाल पढ़ लूं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरा कोर्स लैब पर ट्रांसफर हो रहा है, जिसके लिए कंटिन्यू कॉल करा रहा हूँ, कोई कॉल रिप्लाई नहीं दे रहा है ऑफिस से। हाँ ठीक है आदित्य ओके आदित्य, प्लीज मेल करो अपना फोन नंबर और जो भी रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी है, इस नंबर पर मुझे मेल कर दीजिए, monika.exampur@gmail.com। आपको जब आप मुझे मेल कर देंगे, उसके 1 आध घंटे में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपका ऐप पे आ जाएगा ट्रांसफर। लिखे, ये इस्लाम मैंने गलत लिख दिया है ना, इस्लाम का आगमन हो चुका था, इस समय तक भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था, परंतु साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव आदिकाल के अंतिम चरण, आमिर खुसरो का नाम सभी ने सुना होगा, आदिकाल के अंतिम चरण में खुसरो, आमिर खुसरो, पूरा ही लिख ले, आमिर खुसरो में ही आमिर खुसरो के द्वारा ही
दिखाई। डन। अमीर खुसरो ने ही इसे जो है, अच्छा लैपटॉप पे नहीं चलता है क्या? नेहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लैपटॉप पे नहीं चलता है क्या? लैपटॉप पे चलना चाहिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे, मेरे यहाँ पे जो मैनेजर है वो लैपटॉप में ही आपकी क्लासेस देखते हैं। ही हैज एंड्रॉइड एंड आई सो दैट ऑन द लैपटॉप। ठीक है, मैंने देखा है उनको। जस्ट अ मिनट, प्लीज गिव मी जस्ट अ मिनट, राइट? आई कंफर्म। आई कंफर्म, राइट? नहीं चलता है बोल रहा है बच्चा। रुकिए जरा, बहुत बच्चे हैं जो बोल रहे हैं नहीं भाई नहीं चलता है। एक मिनट, लैपटॉप में चलना चाहिए। चलिए लिखिए इसे फटाफट से। हेलो हेलो। ये हो सकता है क्या? लाइट के लिए फोटो चाहिए फ्यूचर में। जी, वो बता रहे हैं कि अभी रिकॉर्डेड क्लासेस यू कैन सी फ्रॉम द लैपटॉप, बट एप्लीकेशन में ऐसा फीचर डाला जा रहा है जिसमें आप लैपटॉप पर क्लासेस लाइव भी देख पाएंगे। अभी लाइव नहीं देख पाएंगे, अभी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख पाएंगे। मैंने डायरेक्ट जो हमारे टेक्निकल टीम है उन्हीं से, ठीक है? चलिए, रिवीजन हर्षित आपको हर दिन पढ़ना होगा, हर दिन पढ़ना होगा चीजें, ठीक है? अंतिम चरण में अमीर खुसरो के टाइम में ही ये चीजें दिखाई देती है। आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन से, लाइव नहीं जा सकते, ठीक है? ठीक है जी। यहां पर एक है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नाम से आपको क्या समझ आया? संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान के नाम से इस्लाम की के नाम से इस्लाम का इस्लाम की इस्लामिक प्रवृत्ति ज्ञात ज्ञात होता है। ऐसा लगता है कि इस्लामिक प्रवृत्तियों से भरा पूरा होगा अब्दुल रहमान जी का साहित्य, ठीक है? ओके, इस्लामिक प्रवृत्ति का ज्ञान जरूर होता है। संदेश राहक लिखने वाले अब्दुल रहमान भाई साहब के नाम से इस्लामिक प्रवृत्ति का ज्ञान जरूर होता है, परंतु इनके साहित्य पर ऐसी कोई भी झलक दिखाई नहीं। परंतु इनके साहित्य से बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं होता, ठीक है? इनके साहित्य से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। लिख लिया? डन? ओके, नेक्स्ट अब लिखेंगे यहां पर सिद्ध कवि। सिद्ध, ये है आपके सिद्ध, नाथ अलग है, लिखे आगे सिद्ध कवि। अब आपने बौद्ध धर्म सभी ने सुना होगा, तो बौद्ध धर्म
कालांतर में, यानी कि एक समय के बाद में, कालांतर में अपनी विचारधाराओं के आधार पर, अपनी विचारधाराओं के आधार पर बट गया, विभक्त हो गया, है ना, आधार पर हीनयान और महायान में क्या हो गया, बदल गया। हीनयान कौन थे, जल्दी ग्रुप में बताओ, इसमें बताओ आप जल्दी से चैटिंग में। आधार पर हीनयान एवं महायान शाखाओं में विभक्त हो गया, में विभक्त हो गया। उसके पश्चात जब इसमें तंत्र मंत्र विद्या आ गई, जब इस विद्या में एक नई तंत्र मंत्र विद्या का आगमन हुआ, तो यह वज्रयान बन गई। तो यह वज्रयान के रूप में रूपांतरित हो, यानी कि टोने टोटके तंत्र मंत्र भस्म कर दूंगा मैं तुम्हें। ये सब क्या था, बौद्ध धर्म में ये सब सिखाया जाने लगा एकदम। तो वो क्या था, वो एक अलग ही श्रेणी में चला गया। मुझे बताएंगे आपने हीनयान कौन थे? देखो, बौद्ध ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, बढ़िया बढ़िया, कहा कि अहिंसा का पालन करें, यानी कि किसी भी जीव के प्रति हमें, किसी के भी प्रति हमें हिंसा का बिल्कुल भी पता दिखाना नहीं कि हम हिंसा करें। अपने मन से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने कृत्यों से हमें कहीं पर भी किसी के भी प्रति हिंसा को नहीं अपनाना है। इन्होंने कहा हमें असत्य, यानी कि चोरी नहीं करनी है। चोरी किसी, हमें वचन से भी चोरी नहीं करनी, अपनी वाणी से भी, अपने कर्म से, अपने शरीर से, अपने मन से हमें नहीं करनी। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कहा हमें किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखनी है। हमें शील और समाधियों का पालन करना है, हमें बिल्कुल विनय, बिल्कुल शील रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद में, बुद्धा के बाद में, ये जो था, एक बार संगति लगी और ये दो उनमें भागों में बट के तैयार, एक हीनयान और एक महायान। एक हीनयान कौन थे? हीनयान वो थे जो बुद्ध की शिक्षाओं में बिलीव करते। बुद्धा इज अ मैन, इनके अकॉर्डिंग बुद्धा एक मनुष्य है, और मनुष्य की शिक्षाओं में ये लोग बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। दूसरा जो था वो कहता था बुद्धा विष्णु भगवान का अवतार है, और उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार को, बुद्धा को वैसे ही सजाना संवारना शुरू कर दिया। अलग अलग आकृतियों में बुद्धा की जो थी तस्वीरें बनने लगी, अलग अलग प्रतिष्ठाओं उनकी होने लगी, अलग अलग संस्कारों के आधार पर उनको अंदर सजाया जाने लगा, उनको ईश्वर बना दिया। वो थे महायान। तीसरी एक अलग आई, उसमें कहा गया कि हम मंत्र फूंक देंगे, हम तुम्हें भस्म कर देंगे, हम तुम्हें भस्म कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। हम जो है, हम कौन है? हम यहाँ पर हिंसा मतलब नहीं पता आपको? फिजिकल अटैक नहीं 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 नहीं। हिंसा केवल फिजिकल अटैक नहीं होता, हिंसा मन वचन वाणी कर्म सबसे होता है। एक तो थप्पड़ मार दिया वो तो हो गया फिजिकल, मैंने ऐसा सोच लिया, वो भी हिंसा है। वो मन से है, वचन से है, किसी को गाली दे दी वो भी हिंसा है। वज्रयान ने, और तीसरा ही बिल्कुल ठीक है, वज्रयान तंत्र मंत्र की शाखा। यहां पर राहुल सांस्कृत्यान ने कहा है, लिखे, राहुल सांस्कृत्यान का नाम समझते हैं आप लोग? ने कहा है कि अब बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान
कि चरम की ओर जाकर, चरम पर जाकर, चरम पर जाकर अपनी तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में पहुंच गया है, जिसे पहुंच गया है, जिसे सहज शून्य तथा, लिखें, जिसे मंत्रयान, मंत्रयान, सहजयान, मंत्रयान, संज्ञा मिली। यानी कि इसे क्या कहा गया? इसे मंत्रयान कहा गया, इसे सहजयान कहा गया। लिख लें, इसे क्या कहा गया? डन। डन, लिख लिया। लिखे कि सिद्धों का, सिद्धों का संबंध इसी वज्रयान शाखा से बताया जाता है एवं इनकी, इनकी संख्या 84 बताई। सिद्धों का संबंध किससे बताया गया है? इसी वज्रयान शाखा से बताया गया, और उन्होंने जो साहित्य लिखा उसी को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य बताया जाता है। लिखें कि सरहपा, आप कहीं पर पढ़ेंगे सरहपा, सरहपा पहले सिद्ध कवि थे, पहले सिद्ध कवि थे, तथा ये सहज जीवन पर, यानी कि धीरे धीरे, जैसे एक होता है हठ योग, कि जब तक मर ना जाए योग करते रहे, हट्टी के साथ बैठे रहो, एकदम ना खाओ ना पियो, ये नहीं, कंफर्टेबल जीवन में रहते हुए योग करो, कंफर्टेबल जीवन जियो। माने इस सरहपा पहले सिद्ध कवि थे तथा यह सहज जीवन पर विशेष बल देते थे। सहज योग के, आपने सहज योग तो सुना होगा, वो माता जी की फोटो लगी रहती है, सहज योग, सहज योग के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं को माना गया है। सहज योग के प्रवर्तक इन्हीं को माना गया है। ठीक है, सहजयान लिख लीजिए, सहजयान।
ठीक है, लिखे कि इन सिद्ध कवियों ने वर्णाश्रम पद्धति पर तीव्र प्रहार किया है। इनका हिंदी साहित्य में बड़ा, ठीक है, हिंदी साहित्य में सिद्ध जो साहित्य है उसका एक बड़ा रोल है। ठीक है, यहां पर सरहपा का नाम याद रखेंगे। दूसरी चीज आ जाती है आपकी नाथ। आपने नाम सुने गोरखनाथ का? किस किसने सुना है बताएं? गोरखनाथ का शब्द किसने सुना है? गोरखनाथ, हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में गोरखनाथ की झांकियां निकलती है। ये जो नाथ साहित्य है ये वही गोरखनाथ है। ठीक है, जब नाथ साहित्य पढ़ेंगे इन्हीं 84 में हम कुछ नाथों को पढ़ते हैं और उन्हीं में से एक है गोरखनाथ। ठीक है, तो उन्हीं गोरखनाथ को भी हम पढ़ेंगे और गोरखनाथ ने क्या साहित्य में कंट्रीब्यूट किया उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ जैन मतावलंबी कवि हैं उनको भी पढ़ेंगे। बफरिंग हो रही है। हाँ जी, गोरखपुर नहीं, गोरखनाथ जी सुने हैं? चलिए, तो ये गोरखनाथ जी को हम अगली क्लास में करें। ओके, ठीक है, नाथ साहित्य, जैन और बौद्ध ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। बिल्कुल, नाथ संप्रदाय, बिल्कुल एमएल पटेल।